हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी ब्रिटिश कालीन भारत की शिक्षा नीति के द्वितीय चरण की। पहले चरण के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। अगर आप बीएड के सिलेबस या बीएड के नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्रिटिश कालीन भारतीय शिक्षा नीति के द्वितीय चरण। द्वितीय चरण ब्रिटिश कालीन शिक्षा नीति का द्वितीय चरण 1854 से 1947 तक, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तक। अभी तक हमने पढ़ा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे वो किस तरह से भारत के कई भूभागों पर अपना उसने शासन स्थापित कर लिया और धीरे धीरे शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी की जाने लगी। इस समय प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की उतनी उन्नति तो नहीं हुई, किंतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई कॉलेज स्थापित किए गए, थोड़े बहुत स्कूलों की भी स्थापना हुई और मुख्यतः प्राथमिक स्तर पर ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा के प्रसार का कार्य किया था। और जो प्रथम चरण का युग था, इस युग में की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस समय सरकार ने शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया था। तो आज हम कर रहे हैं द्वितीय चरण। इसमें सबसे पहले है वुड घोषणा पत्र 1854। तो जो ब्रिटिश संसद थी, इसके द्वारा प्रत्येक 20 वर्ष के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जाता था, अर्थात अपडेट किया जाता था। 1833 के बाद 1853 में ब्रिटिश संसद ने यह अनुभव किया कि अब भारतीयों की शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसे वुड घोषणा पत्र कहा गया। इसके जो प्रमुख सुझाव थे वो इस प्रकार हैं। तो जो भी जितने भी आयोग या कमेटियां बनती थी, तो जो उसके अध्यक्ष होते थे उसी के नाम पर इसे जाना जाता था। जैसे ये वुड घोषणा पत्र, इसे भारतीय शिक्षा नीति भी कहा जाता है, किंतु इसे वुड घोषणा पत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष थे वुड। अब इसके जो सुझाव हैं, कुछ प्रमुख सुझाव, वो हम देख लेते हैं। तो भारत में शिक्षा के प्रसार का उत्तरदायित्व कंपनी सरकार को दे दिया गया। भारतीय शिक्षा में क्रमबद्ध विद्यालयों, जिसमें कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा की बातें कही गई। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी के साथ साथ अरबी, संस्कृत एवं देसी भाषाओं को भी स्थान दिया गया। विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली, जन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। तो ये जो वुड घोषणा पत्र था, इसको भारतीय शिक्षा की आधारशिला भी कहा जाता है। और यदि इसके जो सुझाव थे उसे हम विस्तार पूर्वक देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे, तो हमारी आधुनिक भारतीय शिक्षा की प्रणाली जो है मूल रूप से उसी के आधार पर विकसित हुई है। वुड घोषणा पत्र के पश्चात जो कमीशन हमारे देश में आई वो है हंटर कमीशन 1882। 1857 की क्रांति के बाद भारत में कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारतीय शासन की बागडोर सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गई। अर्थात उससे पहले जो भारत के शासन की बागडोर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, किंतु 1857 के बाद भारतीय शासन की बागडोर सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गई और 1858 के अधिनियम द्वारा भारतीय शासन ब्रिटिश साम्राज्य विक्टोरिया के हाथों में चला गया। अब सीधे डायरेक्ट ब्रिटिश यहाँ के शासक हो गए। हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है और यहाँ पे 1882 तक कॉलेजों की संख्या 72 हो गई। इनके माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ। अर्थात जब ब्रिटिश सरकार के हाथ में भारतीय शासन आ गया, तब फिर उच्च शिक्षा का प्रसार तेजी से हुआ और 1882 तक कॉलेजों की संख्या 72 हो गई और इनके माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार तेजी से हुआ, अर्थात उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था।
अब हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का कार्य लगभग 28 वर्षों तक चला और भारतीय शिक्षा की उपलब्धियों की जांच के लिए लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर को की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, जिसने मार्च 1883 में 770 पृष्ठों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अर्थात जो वुड घोषणा पत्र था उसके आधार पर भारत में शिक्षा का कार्य 28 वर्षों तक चला और 28 वर्षों के पश्चात जो उपलब्धियां हुई उसकी जांच के लिए लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की, जिसे हंटर कमीशन भी कहा जाता है या फिर भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। और इसने जो अपना प्रतिवेदन दिया वो 770 पृष्ठों का प्रतिवेदन था और जिसमें जो कुछ प्रस्ताव थे, ये 222 प्रस्ताव थे। इसका संक्षिप्त विवरण हम यहाँ देखेंगे। हंटर कमीशन ने जो प्रस्ताव दिए उसमें है उच्च शिक्षा वित्तीय सहायता तथा अनुदान प्रणाली द्वारा संचालित हो, कॉलेजों में कई प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जाएं। नेक्स्ट जो है उसकी सुझाव जो है हंटर कमीशन के वो है नैतिक शिक्षा अनिवार्य हो, फीस, उपस्थिति एवं छात्रवृत्ति से संबंधित नियमों का निर्माण किया जाए, उच्च विद्यालयों में व्यावहारिक शिक्षा की व्यवस्था हो, पुस्तकालय एवं फर्नीचर की व्यवस्था की जाए, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम हिंदी या उर्दू हो तथा इस पर स्थानीय प्रशासन का नियंत्रण हो। जैसे उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया किंतु प्राथमिक शिक्षा का माध्यम हिंदी और उर्दू रखने पर सुझाव दिया इस कमीशन ने। उसके पश्चात जो कमीशन भारत आया वो है रैली कमीशन 1902 ईस्वी 1902। 1885 में हमारे देश में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिससे कि भारतीयों में नवीन चेतना का संचार हुआ। ऐसे राष्ट्रीय जागरण के समय लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। उन्होंने राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई भावना पर अंकुश लगाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिए। इसके लिए उसने सितंबर 1901 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें विद्यालय शिक्षा में सुधार तथा उच्च शिक्षा पर नियंत्रण बढ़ाने की बात कही गई। परंतु कर्जन की नीतियों की तीखी आलोचना हुई और इस तीखी आलोचना के कारण कर्जन ने टॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। इन आयोग ने जून 1902 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसने भविष्य में उच्च शिक्षा से संबंधित कॉलेजों को मान्यता नहीं देने, मतलब उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी कॉलेज होंगे उनको मान्यता नहीं देने, विश्वविद्यालयों की संस्थाओं में सरकारी प्रतिनिधित्व बढ़ाने तथा विधि शिक्षा को केंद्रित नहीं करने का सुझाव दिया। भारतीय नेताओं के विरोध के बावजूद कर्जन ने अधिनियम पारित कर दिया। ये जो उसने सुझाव दिया था रैले कमीशन ने, इसका भारतीय नेताओं द्वारा विरोध किया गया, किंतु इसके बावजूद भी कर्जन ने अधिनियम पारित कर दिया। अब उसके बाद जो कमीशन आया भारत वो है 1913 ईस्वी का सरकारी प्रस्ताव। 21 फरवरी 1913 को नई शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके सुझाव इस प्रकार थे। प्रत्येक विश्वविद्यालय के क्षेत्र निर्धारण पर बल दिया गया, अर्थात विश्वविद्यालय का क्षेत्र क्या होगा, स्कोप क्या होगा विश्वविद्यालय का, उस पर बल दिया गया। प्रत्येक प्रांत में विद्यालय की स्थापना हो। अभी तक तो कॉलेज की स्थापना की बात की जा रही थी, अभी प्रत्येक प्रांत में विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। अध्यापक प्रशिक्षण एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास पर बल। देखिए इसमें पहली बार विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय और शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया गया। किंतु 1904 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो जाने के कारण इसके प्रस्ताव पर कार्य नहीं हो सका। 1913 में जो सरकारी प्रस्ताव आया यह शिक्षा के सभी स्तरों से संबंधित था, किंतु 1904 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया, जिसकी वजह से इसके प्रस्ताव पर कोई भी कार्य नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट जो है
ब्रिटिश कालीन शिक्षा नीति, उसमें है सैडलर आयोग, या इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। 1917 से 1919। 1917 में सरकार ने माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा की जांच करने का कार्य सौंपा गया। सैडलर ने अपना प्रतिवेदन 1919 में प्रस्तुत किया। इसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के अतिरिक्त माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण, औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में भी अपने विचार रखे। अर्थात ये जो आयोग थी ये उच्च शिक्षा के साथ साथ स्त्री शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण, जो आप लोग का बीएड कोर्स होता है ना, शिक्षक शिक्षण, वही, और साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी अपने विचार रखे। इसके बाद जो है ब्रिटिश शिक्षा नीति का अगला जो चरण कदम है वो है हर्टोग समिति, 1927 से 1929 तक। 1919 के पश्चात शिक्षण संस्थाओं तथा शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि आई। स्वाभाविक है कि उच्च शिक्षा के लिए बहुत सारे कॉलेज खोले गए, स्कूल खोले गए, व्यावसायिक शिक्षा आरंभ किया गया, तो इससे शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित हुई, जिससे कि शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। किंतु शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। जैसे जब संख्यात्मक वृद्धि होती है ना, तो गुणात्मक उसके गुण में कमी आती ही है। तो ये जो शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई तो उससे शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। कई अन्य कारणों से भी शैक्षणिक पद्धति के प्रति असंतोष व्याप्त था। अतः सरकार ने सर फिलिप हर्टॉग समिति गठित की। ये जो फिलिप हर्टॉग है यही इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे हर्टॉग समिति भी कहा जाता है, जो कि शिक्षा की प्रगति पर अपने सुझाव दे। और इस समिति ने, हर्टोग समिति ने जो सुझाव दिए वो कुछ इस प्रकार से हैं। प्राथमिक शिक्षा पर बल तथा सुधार एवं एकीकरण की नीति का पालन। इसने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया और शिक्षा व्यवस्था में जो भी दोष आ गए थे उसके सुधार पर भी बल दिया। ग्रामीण प्रवृत्ति के छात्र को माध्यमिक विद्यालय तक की शिक्षा दी जाए, उसके बाद औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। कॉलेजों में प्रवेश पर प्रतिबंध हो, मतलब जो ग्रामीण प्रवृत्ति के बच्चे थे अर्थात पढ़ लिख कर अपना जो व्यवसाय होता था पैतृक उसे अपनाना चाहते थे, उन्हें माध्यमिक तक की शिक्षा देने की बात कही गई और उसके बाद उन्हें व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही गई और कॉलेजों पर उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। विश्वविद्यालयों को सुधारा जाए, जो विश्वविद्यालय थे उसमें सुधार किया जाए तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने योग्य छात्र को उत्तम शिक्षा दी जाए। फिर इसके पश्चात है वर्धा योजना, जिसे बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। 1937 महात्मा गांधी तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था से असंतुष्ट थे, अर्थात अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा की व्यवस्था की जा रही थी, चलाई जा रही थी, उससे हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी वो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था से असंतुष्ट थे। उन्होंने 1937 में वर्धा में अक्टूबर में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करके इसमें शिक्षा की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जिसे बेसिक या बुनियादी या वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है। यह योजना कुछ इस प्रकार से थी। 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जाए जिससे वे स्वावलंबी बन सकें। ऐसे तो ये जो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा की जो योजना बनाई थी, ये योजना बहुत ही अच्छी थी, किंतु दुर्भाग्यवश उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया, जिसके कारण इस योजना पर भी अमल नहीं हो सका। इसके पश्चात जो आयोग या योजना बनी वो है सार्जेंट योजना 1944। 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट ने शिक्षा की एक महत्वपूर्ण योजना प्रस्तुत किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था 40 साल के अंदर साक्षरता 100% करना,
इंग्लैंड की शिक्षा जैसी व्यवस्था करना, अर्थात इंग्लैंड में जैसे शिक्षा व्यवस्था वैसे शिक्षा व्यवस्था भारत में भी करना। शिक्षा पर 313 करोड़ व्यय करना। इस योजना के अनुसार देश में 40 वर्षों के अंदर पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करना था, किंतु बाद में इसकी जो अवधि थी उसे घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया। किंतु ये जो सार्जेंट योजना थी, ये भी पूरी तरह से लागू करने की नौबत नहीं आ पाई, क्योंकि शीघ्र ही 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया। और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो जो स्वतंत्र देश की सरकार थी, भारतीय सरकार थी, उसने अपने देश के विकास के लिए नई शिक्षा नीति अपनाई। तो ये जो थी हमारे देश की अंतिम जो ब्रिटिश शिक्षा नीति की योजना थी, ये सार्जेंट योजना थी, परंतु यह भी क्रियान्वित नहीं हो पाया। ये इसका जो समय था वो 1944 और 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया और फिर स्वतंत्र भारत में नई शिक्षा नीतियाँ अपनाई गई। तो ये थे ब्रिटिश कालीन शिक्षा नीति के संक्षिप्त विवरण प्रथम चरण और द्वितीय चरण में।